हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2024 में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस के बारे में। पहला आप लोगों का क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। तो मानक रूप को निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मानक रूप का फार्मूला क्या होता है। तो मानक रूप का फार्मूला होता है a गुणे 10 की घात n, जहां पर a जो है a की वैल्यू 1 से जो है बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। यानी a की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। 1 से छोटी होगी तो मानक रूप में नहीं होगा या 10 से बड़ी होगी तो मानक रूप में नहीं होगा और बाकी 10 की घात में लिखा होगा तो हम लोग उसको मानक रूप में कहेंगे। a गुणे 10 की घात n और a की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं तो 83.7, तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 से बड़ी हो गई यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो है उसमें दिया गया है 45 गुणे 10 की घात 3, तो इसमें 45 यानी 10 से बड़ा हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है 8.5 गुणे 10 की घात -12, यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे a की वैल्यू जो है वो हमारी 10 से छोटी है और जो फॉर्म है वो a गुणे 10 की घात n के रूप में लिखा गया है। n यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो तीसरा हमारा इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को इसकी जो इसका मेथड है या जो इसका रूप होता है उसको याद रखना है। a गुणे 10 की घात n, जहां भी मानक रूप कहा जाएगा a गुणे 10 की घात n, a की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर और 10 से छोटी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसी पंचभुज ए बी सी डी ई में कोण a 2x + 9, कोण b 2x + 1, कोण c 2x - 1, कोण d 2x + 5 और कोण e 2x - 4 है, तब 2x + 10 का मान बताइए। तो जब भी पंचभुज कहेगा तो पंचभुज के सभी कोणों का योगफल हमारा होता है 540 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी और प्लस कोण ई, इसकी जो वैल्यू होती है वो 540 डिग्री होगी। अब कोण ए को हम लोग देखेंगे, कोण ए हमारा है यहाँ पर 2x + 9, कोण बी है हमारा 2x + 1, कोण सी है हमारा 2x - 1, कोण डी है हमारा 2x + 5 और कोण ई है हमारा 2x - 4 और ये हमारा इक्वल है 540 के। और हम लोग देखेंगे 2x 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 और 2x, यानी ये हमारा हो गया 10x। अब यहाँ पर देखेंगे 1 है और ये 1 है, कैंसिल हो गया। अब ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 5 9 5 14 और 14 में से 4 गया, हमारा बचेगा 10, यानी +10 = 540। तो हो जाएगा 10x = 540 - 10, तो 10x = हो जाएगा 530 यानी 530, तो x = हो जाएगा 53। 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारा x की वैल्यू आ गई 53। जब x की वैल्यू 53 हमें पता चल गई तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 2x + 10 की वैल्यू क्या होगी। 2x + 10, तो 2x की वैल्यू 53 + 10, 53 और 10 2 की गुणा होगी, हो जाएगा 106 + 10, तो हमारा हो जाएगा 116 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, सबकी वैल्यू जो है वो 540 होती है। कोण ए बी सी डी ई के मान दे रखे हैं, हमने सबकी वैल्यू को पुट कर दिया, वहां से x निकाल लिया, x हमारा आ गया 53। 2x + 10 की वैल्यू पूछ रहा था तो x की जगह 53 रख दिया और इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 116। नेक्स्ट और तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 8000 की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9500 हो जाती है। उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्रधन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। तो सबसे पहले कह रहा है साधारण ब्याज से 9500 हो जाती है, यानी मिश्रधन हमारा हो जाता है 9500। राशि थी हमारी 8000, तो हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन में से हम लोग मूलधन घटा देते तो हमें ब्याज पता चल जाता है। तो यहाँ पर ब्याज हमारा आ गया 1500 रुपए। अब साधारण ब्याज का फार्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन था हमारा 9500, मूलधन था 8000, दोनों को माइनस किया तो 1500 में ब्याज पता चल गया, ब्याज की जगह 1500, मूलधन हमारा 8000 तो 8000
गुणे दर हमारे पता है 7.5% क्वेश्चन में दी गई है और समय में दिया गया है x वर्ष, तो x लिख दिया बटे 100। तो ये 100 से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये बचा 1500 बराबर 80 गुणे 7.5 गुणे x। इसको एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, दशमलव हटा के 10 बढ़ाया और यहाँ से जीरो कैंसिल कर दिया। अब हम लोग डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 5 75 और यहाँ पे 15 से करेंगे, 15 1 15 0 0, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 5 20, तो 5 बराबर हो जाएगा हमारा 2x, यानी x बराबर हो जाएगा 5/2, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2.5 वर्ष, यानी समय हमें पता चल गया 2.5 वर्ष। सबसे पहले हम लोगों ने ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला लगाया। 1500 बराबर 8000 गुणे 7.5 गुणे x बटे 100, x की वैल्यू फाइंड आउट की, x की वैल्यू हमें आ गई 2.5 वर्ष। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और हमारे पास समय आया है 2.5 वर्ष, यानी 2 वर्ष का हम लोग निकालेंगे मिश्रधन और जो आधा वर्ष बचेगा उसका निकालेंगे मूलधन। तो सबसे पहले मिश्रधन निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, ये हमारा मिश्रधन का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो यहाँ पे p जो है हमारा सेम रहेगा 8000, उसके बाद 1 प्लस r हमारा हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसी राशि का 20% वार्षिक दर से, यानी r हो गया हमारा 20 बटे 100 और समय हो गया 2, क्योंकि 2.5 वर्ष है और कह रहा है कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो पहले हम लोग 2 वर्ष से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे और उसके बाद जो आधा वर्ष बचेगा उससे साधारण ब्याज निकालेंगे। बस इसी चीज को यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया 8000, यहाँ से इसको डिवाइड किया 20 20 2500, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 बटे 5 की पावर 2, तो ये हो गया 8000, ये हो गया 6 बटे 5 की पावर 2, तो ये हो गया हमारा 8000 गुणे 36 बटे 25। इसको डिवाइड करेंगे 25 से 25 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 0 0, फिर 5 से करेंगे तो ये हमारे पास दिया 15 बचा 1 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा और ये 0 का 0, तो ये हमारा हो जाएगा 320 गुणे 36। अब 320 गुणे 36 हो गया, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,520 रुपए। तो ये हमारा मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन 11,520 रुपए। 11,520 जब हमें यहाँ पे मिश्रधन पता चल गया, अब इस 11,520 पे हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज। तो अब हमारा मूलधन हो गया 11,520, क्योंकि अब हमें 2 वर्ष का निकल गया है। अब 2 वर्ष के बाद अगले के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा और दर हमारी 20 और समय हो गया 1/2। अब इस बटे में रहता है 100, तो 100 से लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 10 हो गया, ये 2 जीरो हैं, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया 1152 रुपए हो गया। अब 1152 रुपए हो गया। अब एक ये 11,520 रुपए था, यहाँ पे लिख लेते 11,520 रुपए 2 वर्ष का, और बाकी अगले आधे वर्ष का 1152, इनको जोड़ देंगे, 2 5 2 7 5 1 6 1 1 2 12,672 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को दिया था कोई भी राशि 8,000 की जो थी 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9500 हो जाती थी, यानी मिश्रधन हमारा 9500 हो जाता था और राशि थी 8,000, यानी मूलधन 8,000 था, तो हम लोगों ने ब्याज निकाल लिया, 1500 हो गया। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 का फॉर्मूला लगाया, 1500 बराबर 8,000 गुणे 7.5 गुणे x बटे 100, तो यहां से हमारा x पता चल गया 2.5%, 2.5 वर्ष। अब हमको ध्यान रखना है कि 2.5 है, हमसे कह रहा है ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो 2 वर्ष का हम लोग मिश्रधन निकालेंगे और जो मिश्रधन आएगा उसी पे हम लोग जो है अगले आधे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला लगाया a बराबर p1 प्लस r बटे 100 की घात n। तो जब ये फार्मूला लगाया तो हमारा 8,000 मूलधन हो गया, 20 समय दर हो गई और इसको सॉल्व किया, 2 वर्ष का निकाला, तो 2 वर्ष का निकालने के बाद 11,520 रुपए आ गया। अब 11,520 हमारी राशि हो गई। अब इस पर आधे वर्ष यानी 0.5 या 1/2 का साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज आ गया 1152, दोनों को ऐड कर दिया 12,672, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्यर्क द्वारा 2 समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने 2 संगत कोण 3x - 20
और 5x माइनस 60 है, तब 4x प्लस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी तिर्यक रेखा के द्वारा, समांतर रेखाओं के द्वारा कोई तिर्यक रेखा काटी जाती है और संगत कोण बनते हैं तो वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक मान लीजिए समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है और इनको काटा गया इस तरीके से, तो एक ये कोण और ये कोण जो है ये हमारे संगत कोण कहलाएंगे। अगर हम मान लो इसको मान लेते हैं 3x माइनस 20 और इसको हम लोग मान लेते हैं 5x माइनस 60, तो ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर ही रहेंगे। तो इनको हम लोग 3x माइनस 20 बराबर 5x माइनस 60 लिख लेते हैं। तो पक्षांतर कर देते हैं, 5x में माइनस 3x हो जाएगा, इधर 60 माइनस 20 हो जाएगा। 5x में से 3x गया 2x, 60 में से 20 गया 40, तो x बराबर आ गया 20, यानी x की वैल्यू हमें 20 पता चल गई। अब हमको निकालना है 4x प्लस 30, तो ये 4 गुणे x की वैल्यू 20 प्लस 30, तो 20 और 4 की गुणा 80 प्लस 30, 80 और 30 हो गया 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। जब भी दो समांतर रेखाएं काटेंगी और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी और संगत कोण बनेंगे, तो याद रखना हमेशा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे संगत कोण हमारे 3x माइनस 20 और 5x माइनस 60 थे, दोनों को हमने बराबर कर दिया। x की वैल्यू निकाली 20। अब x की वैल्यू जब 20 पता चल गई तो हमें क्वेश्चन में 4x प्लस 30 की वैल्यू पूछ रहा था, तो उसको हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है। AB के एक ही ओर दो किरणें OC और OD इस प्रकार खींची गई हैं कि OC और OD लंब है। यानी कि मान लीजिए एक रेखा ऐसे है AB, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं AB। अब AB पर O एक बिंदु है, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु O है। अब OC और OD खींची गई हैं, ये हमने मान ली एक रेखा ये खींची गई है, एक ही साइड में कह रहा है, इसलिए हम लोगों ने एक ही साइड में कह लिया, ये OC और OD। अब कह रहा है OC OD पर लंब है, यानी ये जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो कोण AOC हमसे कह रहा है ये x, और कोण BOD, तो BOD ये हो गया हमारा 3x, तो हमसे कोण BOD का मान पूछ रहा है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ये देखिए जब भी पूरा ये जो कोण होता है ये हमारा होता है 180 डिग्री का। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण COD, इसको लिख देंगे कोण COD प्लस कोण DOB। अब इनकी जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी टोटल 180 डिग्री। कोण AOC का मान हम लोग देख सकते हैं x, कोण COD का मान 90 प्लस कोण DOB का मान 3x बराबर 180। 3 और x 4x हो गया प्लस 90 बराबर 180। तो 4x बराबर हो गया 180 माइनस 90, तो 4x बराबर हो गया 180 में से 90 गया 90, तो x बराबर हो गया 90/4। इसको हम लोग 2 से काट देंगे, ये 2 से, यानी 45/2, या हम लोग कह सकते हैं 22 सही 1/2। एक ही बात है, दोनों को 45/2 लिख लें या 22 सही 1/2 लिख लें। तो अब हमसे कह रहा है कोण BOD की वैल्यू क्या होगी। अगर कोण BOD देखेंगे तो BOD का मान था 3x, तो 3x को हम लोग निकाल लेंगे 3 गुणे 45/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 या 15, 4 या 12 और 1 13, 135/2, यानी हम लोग कह सकते हैं 67.5 या 67.5 या 67 सही 1/2 डिग्री। तो कोण BOD का जो मान हो गया 67 सही 1/2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हमसे कह रहा था रेखा AB पर O एक बिंदु है, तो रेखा हम लोगों ने AB बना ली और उस पर एक बिंदु हम लोगों ने दे दिया O। अब कह रहा AB के एक ही ओर दो किरणें OC और OD हैं, तो एक ही ओर हम लोगों ने दो किरणें बना दी OC और OD, तो ये हमारा OC हो गई, ये OD हो गई, ये 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में कह रहा था कोण AOC की वैल्यू हम लोगों को x दी थी, कोण DOB की वैल्यू हम लोगों को 3x दी थी। अब टोटल हम लोग जानते हैं कि ये जो एक रिजु कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये 180 हो गया। तीनों को जोड़ के हम लोगों ने 180 के बराबर कर दिया। x की वैल्यू हमारी आ गई 22 सही 1/2 या 45/2 डिग्री। अब कोण BOD था हमारा 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 135/2, 135/2 या फिर हम लोग कह सकते हैं 67.5 या 67 सही 1/2। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समलंब ABCD की समांतर भुजाओं AB और CD के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब AB जो है वो छोटा है CD से,
सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा ए डी बराबर बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इस समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोगों को कह रहा है कि सी डी जो है वो बड़ा है ए बी से। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक समलंब। तो समलंब हमारा बनता है इस तरीके से, इसको हम लोग इससे मिला देते हैं और यहां से हम लोग इसको मिला देते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग छोटी वाली है उसको ए बी कहेंगे, ये हो गया ए बी। बड़ा वाली जो रेखा है उसको हम लोग सी डी नाम दे देंगे, ये हो गया सही डी इधर और सी इधर, ए बी सी डी। तो ये हमारा हो गया सी डी। अब सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है और उसके अलावा ए डी बराबर बी सी बराबर 13 दे रहा है। ए डी हमारा 13 है, 13 सेंटीमीटर, और बी सी भी हमारा 13 सेंटीमीटर है। और अब हमसे इस समलंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए ए बी क्या है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। समांतर भुजाओं का योग निकालेंगे तो सी डी हमारा 24 है, तो ए बी हमें पता करना पड़ेगा। तो ए बी जब तक नहीं पता है तब तक हम लोग इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो ए बी का निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर खींच लेंगे दो लंब, ये 90 डिग्री यानी ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री यानी ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये रेखा हमको पता है, तो हमको यहां से इसको जो है हाइट इसको h मान लेते हैं और यहां से इसको h मान लेते हैं। तो हम लोग इसमें से जो है ए बी को निकाल सकते हैं। तो ए बी को निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी h जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई भी अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण अगर हम त्रिभुज पहले ले लें, इसको हम लोग यहां पर एक नाम दे देते हैं, इसको हम लोग यहां पर एक नाम दे देते हैं बी सी ओ, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए डी वाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज हम लोग ले लेंगे ए डी वाई। तो इसमें हम लोग का जो आधार हो जाएगा वो डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आधार की जगह पर लिख देते हैं डी वाई का स्क्वायर प्लस लंब जो हो गया वो हमारा 12 हो गया, क्योंकि h हम लोगों को बीच की दूरी दी थी 12। कर्ण हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। तो 13 का हो गया 169 बराबर 12 का हो गया 144 प्लस डी वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा 169 में से 169 इधर 75 कर दिया, 144 बराबर डी वाई का स्क्वायर। अब ये 169 में से 144 गया 25 बराबर डी वाई का स्क्वायर। तो ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर बराबर डी वाई का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बराबर हो जाएगा 5, यानी जो आधार है ये डी वाई की वैल्यू है वो हमें 5 पता चल गई। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। अब जो ये 5 आई है वही हमारी इधर भी 5 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो कर्ण है वो 13 है, ऊंचाई हमारी 12 है, तो जो आधार है वो हमारा 5 आएगा। तो ये 5 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, यानी 5 5 10 हो गया। टोटल था हमारा 24। अब हम लोग देखेंगे कितना कॉमन है, इतना हमारा ऊपर भी कॉमन है नीचे भी कॉमन है, तो यानी 10 एक्स्ट्रा है। तो 24 में से अगर हम लोग 10 घटा देंगे तो हम लोगों को ऊपर वाली जो रेखा है उसकी लंबाई पता चल जाएगी। तो जो हमारी लंबाई आ गई वो 14 हो गई, 5 5 10 हो गया और 24 में से 10 माइनस किया तो हमारा 14 आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं समलंब का क्षेत्रफल एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाएं हो गई ए बी प्लस सी डी और गुणे ऊंचाई यानी h। तो 1/2 ए बी हमारी हो गई 14, सी डी हमारी हो गई 24, ऊंचाई हमारी हो गई 12। 24 और 14 को जोड़ेंगे 38 हो गया, 1/2 गुणे 38 गुणे 12। तो 2 से हम लोग 38 को काट देंगे 19 हो जाएगा, तो 19 गुणे 12। तो 19 और 12 की हम लोग यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करने का भी एक आसान तरीका है, 9 और 2 की गुणा कर लेंगे 18 हो गया, यानी इकाई का अंक हमारा 8 आएगा। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें हमारा इकाई के अंक में 8 है, यानी यही सही हो जाएगा। बाकी सब जगह हम लोगों का इकाई का अंक कहीं भी 8 नहीं मिल रहा है। तो सिंपल सा सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सी डी है वो 24 है, ए बी हमारे पता नहीं था, और जो 13 सेंटीमीटर हम लोगों को ए डी और बी सी की लंबाई बराबर दे रखी थी, ऊंचाई हमें 12 दे रखी थी। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, हम लोगों ने आधार निकाल लिया, यहाँ से आधार हमारा आ गया 5। तो जब डी वाई 5 आ गई तो ये हमारा ओ सी जो है ये भी 5 हो जाएगा,
यानी टोटल में से 5 और 5 अगर 10 घटा देंगे तो हमको ए बी की लंबाई पता चल जाएगी। तो ए बी हमें पता चल गई 14। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। सारी वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक का अंतर क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है, तो सभी संख्याओं का योग 1 + 0 + 2 + 4 + 0 + 3 + 1 + 1 + 2 + 4 + 1। और संख्याएं हमारी कितनी है इनको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल जो संख्या है वो हमारी 11 हो गई। अब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 1 11, 1 12, 2 14, 4 18 और 1 19, यानी जो हमारे माध्य आ गया वो 19/11 आ गया। अब हम लोग बहुलक देखेंगे। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो सबसे ज्यादा बार हम लोग देख रहे हैं 1 रिपीट हो रहा है, तो हम इसका जो बहुलक हो गया वो हमारा हो गया 1। बहुलक बराबर 1। अब हमें निकालना है कि इनका अंतर यानी माध्य माइनस बहुलक। तो माध्य हमारा हो गया 19/11, बहुलक हो गया 1, तो 19 माइनस एलसीएम ले लेंगे 11/11, 19 में से 11 बच गया 8/11, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें माध्य निकालना था। तो माध्य हमारा जो होता है वो सभी जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग निकाल लेंगे और टोटल संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, माध्य आ गया, माध्य आ जाएगा। माध्य हमारा 19/11 आ गया। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक हमारा 1 आ गया क्योंकि 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। माध्य माइनस बहुलक निकालना था तो दोनों को माइनस कर दिया, हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 9 अंक की संख्या 565x9274y संख्या 88 से विभाज्य है, तो 2x + 3y का मान क्या होगा। तो 88 से विभाज्य है यानी 88 लिखते हैं, तो 88 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 8 × 11 में बचेंगे, यानी 88 से वो सारी संख्या डिवाइड होंगी जो 8 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है, जैसे यहां पर है हमारा 7 4y, ये अगर 8 से पूरी डिवाइड हो जाएंगी तो हमारी जो संख्या है वो भी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट के 3 डिजिट ली, अगर हम लोग 7 4 और y को डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 का 9 बार पढ़ेंगे, 8 9 72, बचेगा 2, यानी यहाँ पर y की जगह पर कितना रख दे कि पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं अगर 4 रख देंगे तो 8 या 24 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 4। अब हम लोगों को निकालनी है 11 से डिवाइड होने के लिए। तो 11 से डिवाइड होने के लिए पहले संख्या लिख लेते हैं, 5 6 5 x 9 2 7 4 और y की वैल्यू हमें पता चल गई 4। अब 11 से डिवाइड होने के लिए विषम संख्या यानी पहली तीसरी पांचवी सातवीं और 9वीं का टोटल, और उसके बाद दूसरी चौथी छठी और 8वीं, इसी तरीके से जितना आगे होगा उनका टोटल निकाल के माइनस करते हैं। तो सबसे पहले 5 + 5 + 9 + 7 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 9 19 19 7 26 और 26 और 4 30। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ये वाली संख्या है 6 लिख लेते हैं, 6 + x + 2 + 4, यानी 6 4 10 2 12 + x। तो ये जो हमारा टोटल आ गया 12 + x आ गया। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, यानी पहली तीसरी पांचवी संख्या और दूसरी चौथी छठी सातवीं 8वीं संख्या, इनका टोटल निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 30, इसको लिख लेते हैं 30 और इनको माइनस कर देते हैं 12 + x। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 12 - x, 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 18 - x। अब इनका जो अंतर है वो हमारा 0 आना चाहिए या 11 से डिवाइड आना चाहिए। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड का तो कोई बात नहीं क्योंकि डबल डिजिट में पहुंच जाएगा, हमें सिंगल डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना वैल्यू रख दें कि पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो x की वैल्यू है वो 7 रख दे, तो 18 में से 7 जाएगा तो 11 आ जाएगा, यानी पूरी जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी हो गई 7 और y की वैल्यू हमारी हो गई 4। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 2x + 3y। तो 2x की वैल्यू यानी 2 × x हमारा 7 + 3 × y की वैल्यू y हमारा हो गया 4।
तो ये 7 दूनी 14 प्लस 4 दिया 12, 14 और 12 हो गया हमारा 26, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो सिंपल सा इसमें क्या करना है कि 88 से कह रहा है तो सबसे पहले हम लोग 88 को तोड़ लेंगे 8 गुणे 11 में। अब जो 8 से डिवाइड होने का नियम होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो है वो हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट 3 जो डिजिट थी वो 74y थी, यानी 74y थी। तो 8 से हम लोगों ने किया 8 नंबर 72, यहाँ से 2 बचा, यानी अगर हम लोग y की जगह पे 4 रख दो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 हो गई। अब इसी तरीके से 11 के लिए पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा और दूसरा, चौथा, छठा और आठवां जोड़ देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहां से हमने इसको जोड़ा, यहां से हमने इसको जोड़ा, दोनों को माइनस किया, माइनस करने पे हमारा 18 माइनस x आया। तो अब x की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर हम लोगों ने 7 रखी x की वैल्यू, तो हमारा 11 आ गया, यानी 11 पूरी 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 7 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। दोनों को पुट करके हम लोगों ने 2x प्लस 3y का आंसर निकाल लिया, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस 4 बटे 7 माइनस 1। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x माइनस 4 बटे 7 माइनस 1 बराबर 5 माइनस x बटे 3। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है यदि x बराबर के समीकरण, तो ये हम लोगों को समीकरण दिया है, तो 11 के प्लस 18 बटे 11 के माइनस 12 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x माइनस 4 माइनस 7, नीचे हो जाएगा 7 बराबर 5, सॉरी यहाँ पर एक और था, प्लस x। तो 5 माइनस x बटे 3, यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x माइनस 7 और 4 जोड़ देंगे, 11 हो गया, x माइनस 11 बटे 7। यहाँ पर हो गया 5 प्लस 2x बटे 3, क्योंकि प्लस वाला बड़ा था इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 33 बराबर 35 प्लस 14x। अब हम लोग इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 3x माइनस 14x बराबर 35 प्लस 33। तो ये हो जाएगा 68 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 11x, यानी x की वैल्यू अगर हम लोग कहेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 68 बटे 11 और चिन्ह रहेगा हम लोगों का माइनस। तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 68 बटे 11। अब हम लोगों को निकालना है 11 के प्लस 18 बटे 11 के माइनस 12। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x और k बराबर है, तो हम लोग x और k बराबर है, यानी k की वैल्यू भी माइनस 68 बटे 11 हो जाएगी। तो 11 गुणे माइनस 68 बटे 11 प्लस 18। अब इसी तरीके से हमारा 11 गुणे माइनस 68 बटे 11 माइनस 12। तो यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पर 11 से 11 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा माइनस 68 प्लस 18 और नीचे हो गया हमारा माइनस 68 माइनस 12। तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे, तो 68 में से माइनस प्लस यानी माइनस हो जाएगा, तो हमारा 68 में से 18 जाएगा, बचेगा 50। नीचे हमारा 68 और 12 जोड़ देंगे, 68 2 70 और 1 80, यानी 50 बटे 80। ऊपर नीचे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 5 बटे 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो जो चौथा आंसर है इसका राइट आंसर हो गया। सिंपल सा, पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 68 बटे 11। इसको हम लोगों ने इक्वेशन में पुट कर दिया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, माइनस 68 प्लस 18 बचा। इसी तरीके से नीचे 11 से 11 कैंसिल हो गया, माइनस 68 माइनस 12 बचा, 68 में से 18 गया 50 बचा, 68 और 12 ऐड किया 80 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 बटे 8 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, यदि इसके अंकित मूल्य 24% की छूट देकर 608 रुपए में बेचा गया, तो इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को दिया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 है, तो अंकित मूल्य हम लोग मान लेंगे x। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी गई, यानी 100 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 76, और प्रतिशत है, प्रतिशत को हम लोग नॉर्मल कर लेंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे, और कितने में 608। जब भी ऐसे कहा जाएगा इतने की छूट देंगे तो डायरेक्ट हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 24 माइनस किया 76 हो गया बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 608 गुणे 100 बटे 76। तो इसको हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे, 19 चौको 76, 19 दिया 57, बचा 3, 19 दूनी 38, 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 अट्ठे 32,
यानी x की वैल्यू आ गई 800 रुपए, यानी अंकित मूल्य हम लोगों को पता चल गया 800 रुपए था। अब लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ होता। तो इसको बेचा गया है 750 रुपए में, कह रहा है अगर अंकित मूल्य यानी 800 रुपए में बेचा जाता तो कितना, 800 है और 750 है, कितना अंतर है, 50 रुपए का और लाभ हो जाता। और क्रय मूल्य हमेशा नीचे रखा जाता है, तो नीचे क्रय मूल्य हो गया गुणे 100। हमेशा जो फॉर्मूला रहता है यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लाभ की जगह पे हम लोगों ने लाभ लिखा 50, क्रय मूल्य की जगह 750 गुणे 100। इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 5 से डिवाइड किया तो ये 15 हो गया, ये 5 से किया 5 या 15, ये 20 हो गया, यानी 20/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर हम लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 20 को 3 से भाग करेंगे, 6 सही 2/3% इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल हम लोगों ने अंकित मूल्य मान लिया x, छूट दी आ रही थी 24 की, यानी 76 बचा, x गुणे 76/100 हो गया बराबर 608, x को निकाला 800 रुपए हो गया। अब कह रहा है कि अगर 800 रुपए में बेचा जाता तो कितना लाभ होता। तो पहले 750 में बेचा जा रहा था, यानी 50 का लाभ और होता, और किस पर, यानी क्रय मूल्य हम लोग नीचे रखते हैं, 750 नीचे हो गया गुणे 100, तो 20/3% या 6 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। 31096 भाग 2704 भाग 2 प्लस 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। इसको भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। अब ये हो गया भाग 31096। पूरा हम लोग सेम ऐसे उतार लेंगे, 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 प्लस माइनस 0.79। अब इसको हम लोग भाग करेंगे 31,096 को 1352 से, तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो 23 आएगा। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, 0.6738 प्लस 0.63 प्लस 0.059 माइनस 0.79। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हम लोगों को इसमें जो राइट आंसर मिलेगा वो 23.5728 यानी ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, केवल जोड़ना और घटाना है। तो इसको आप लोग अपने आप से इसको जब जोड़ घटाव करेंगे तो 23.5728 आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले बस इतना ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर यानी छोटे ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है संख्याएं 12, 13, 14, 70, 71, यानी 12, 13, 14 के ऐसे चलता जाएगा 70, 71 तक, और कार्डों पर लिखे एक डिब्बे में रख दी जाती हैं। एक कार्ड पर एक संख्या, यानी एक कार्ड है उस पर एक संख्या, तथा फिर इस डिब्बे से बिना अंदर देखे एक कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, यानी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो संख्या हमको लिखी है इसमें जो सबसे छोटा नंबर है, यानी सबसे छोटा या सबसे स्मॉल हम लोग कह सकते हैं, स्मॉल जो नंबर है वो हमारा 12 है, और सबसे बड़ा नंबर जो हम लोग कहेंगे तो बड़ा नंबर जो संख्या है उसमें 71 है। तो टोटल हम लोग निकाल लेंगे नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। तो 12 से लेकर 71 तक गया है, तो जब भी टोटल नंबर निकालने होंगे बड़ी संख्या जो लिखेंगे उसमें से माइनस कर देंगे छोटी संख्या को और एक जोड़ देंगे तो टोटल नंबर हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 72 में से 12 गया, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर 60 होगा। तो आप लोग जोड़ भी सकते हैं एक एक करके, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से 71 तक की आप लोगों को 60 नंबर मिल जाएंगे। निकालने का तरीका, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और एक जोड़ देंगे तो टोटल नंबर मिल जाएगा, यानी 60 हम लोगों का टोटल नंबर हम लोगों को पता चल रहा है। अब इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या फिर हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कार्ड पर एक ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, यानी भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य निकाल लेंगे। अभाज्य संख्या कितनी है, तो 12 से लेकर 71 के बीच में हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों की आ जाएगी 13, 13 के बाद हो जाएगी 17, 17 के बाद हम लोगों की हो जाएगी 19, फिर 23, फिर 29, उसके बाद 31, फिर 37। इसी तरीके से आगे देखेंगे हम लोग 41 हो जाएगी, यहाँ पे 41, 41 के बाद 43 हो जाएगी, 43 के बाद 47 हो जाएगी, 47 के बाद 53 हो जाएगी, 53 के बाद 59 हो जाएगी, 59 के बाद हम लोग देखेंगे तो 61 हो जाएगी,
यहाँ पे लिख देते हैं 61, और 61 के बाद 67, और 67 के बाद 71। तो इतनी हमारी जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को हम लोगों ने, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ दो से कटे, जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। अब अभाज्य संख्या को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे 3 है 13 14 15। टोटल जो अभाज्य संख्याएं आ गई वो हमारी 15 संख्याएं आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों से कह रहा है ऐसी संख्या बतानी जो अभाज्य नहीं यानी भाज्य संख्या है। तो टोटल हमारी संख्या थी 60, उसमें अभाज्य संख्या थी 15, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 45 संख्याएं जो है वो हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोगों से प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी पूछा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जितनी हमारी भाज्य संख्याएं निकली हैं, जैसे यहाँ 45, और टोटल जितनी संख्या है उतनी लिख देंगे, यानी जैसे यहाँ पर 60 थे तो 45/60, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 क्या 45, 15 चक्कू 60, यानी 3/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या लिख ली 12, फिर सबसे बड़ी संख्या लिख ली 71, टोटल नंबर निकाल लिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकाल माइनस करके एक जोड़ देंगे, टोटल नंबर आज हमारा आ जाएगा 60। फिर अभाज्य संख्या हम लोगों ने नोट डाउन कर ली, 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 और 71, जो कि 12 और 71 के बीच में है, यानी टोटल जो अभाज्य संख्या हो गई 15। तो भाज्य संख्या कितनी हो गई, 60 में से 15 माइनस किया 45, प्रोबेबिलिटी निकाल दी 45/60, यानी हम लोगों की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 25 सेंटीमीटर वाले एक पहिए को द्वारा 350 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी मीटर में क्या होगी। तो एक चक्कर में जो दूरी होती है उसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो एक चक्कर की निकाल के हम लोग 350 से गुणा कर देंगे तो हमें दूरी पता चल जाएगी। तो एक चक्कर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी है 25, और टोटल कितने चक्कर लग रहे हैं 350, यानी हम लोग 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 × 35 50 हो गया। अब इनको हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो गया, इसकी 25 और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो गया 25 दूनी 50 गुणे 22 गुणे 50, 50 और 50 की गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा 2500 गुणे 22, 2500 और 22 की हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 55,000। तो ये हमारे आ गई है मीटर, ये हमारी जो दूरी आ गई ये हमारी आ गई सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी त्रिज्या थी सेंटीमीटर में। अब हमसे पूछ रहा है मीटर में, तो मीटर में हम लोगों को बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 55,000 था। अब इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मीटर में आ जाएगी। तो मीटर में आ गई 550 मीटर। तो जो भी परिधि होती है एक चक्कर में हम लोग निकाल लेते हैं 2πr से, और जितने भी चक्कर कहे जाएंगे, यहाँ पे 350 कहे जा रहे थे, 350 से गुणा कर दिया तो हम लोगों ने दूरी निकाली, ये हमारी सेंटीमीटर में आई। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 100 से भाग कर दिया, राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है गुणनखंडों में से एक गुणनखंड निम्न है, यानी ये जो हम लोगों को ऊपर इक्वेशन दे रखी है इसमें से एक कॉमन गुणनखंड हम लोगों को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सभी में जितने भी यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन दी है सभी में P कॉमन मिल रहा है। तो P हम लोग सबसे पहले सब में से कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा 20q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 45r² माइनस 60qr माइनस 6r। अब P को कॉमन करने के बाद में अब हमारा बचा 20q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 45r² माइनस 60qr माइनस 6r। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे 20q स्क्वायर और उसके बाद माइनस 60qr और 45r² को एक पास कर लेंगे, इसको एक जगह पे कर लेंगे, और बचे हुए जो हमारी संख्या है यानी कि 4q माइनस 6r हम लोग एक जगह पे कर लेंगे, और इसको हम लोग बंद कर देंगे, और यहाँ पे P हम लोगों का पहले से कॉमन है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 5 कॉमन कर लेंगे, 5 कॉमन मिल रहा है इसलिए 5 कर लेंगे, 5 को 20, 4q स्क्वायर बन गया माइनस 12qr बहु यहाँ पे हुआ प्लस 9 बचा 5 45 9r² माइनस यहाँ से हम लोगों को कॉमन मिल रहा है 2, तो ये हो गया 2q माइनस 3r। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमारा P है, अब यहाँ 5, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा बन गया 2q का होल स्क्वायर माइनस, और इधर देखेंगे हमारा बन गया 3r का होल स्क्वायर। अब बीच में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बन गया 2 इंटू 2q इंटू 3r, और इसको हम लोग बंद कर देंगे, ये -2 2q माइनस 3r।
अब हम लोग ये देखेंगे, ये हम लोगों का बन रहा है यहाँ पे 5 लिख के, ये हम लोगों का बन रहा है 2q माइनस 3r का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोगों को -2 और यहाँ 2q माइनस 3r। अब हम लोग देखेंगे दोनों पदों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2q माइनस 3r यहाँ मिल रहा है, 2q माइनस 3r हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोगों को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से हम लोगों को कॉमन मिल गया। सबसे पहले हम लोगों ने p कॉमन किया, 20qr स्क्वायर बचा प्लस 4q प्लस 45r स्क्वायर माइनस 60qr माइनस 6r बचा। अब यहाँ से हम लोगों ने 5 कॉमन कर, इसको सबसे पहले हम लोगों ने 20q स्क्वायर 60qr और 45r स्क्वायर एक पास कर लिया, 4q और 6r हम लोगों ने एक पास कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने 5 कॉमन कर लिया, 5 को कॉमन करने के बाद यहाँ पे 4q स्क्वायर माइनस 12qr प्लस 9r स्क्वायर बचा, जो कि लास्ट में हमारा 2q माइनस 3r का होल स्क्वायर बन गया। इधर से हम लोगों ने 2 कॉमन किया तो 2q माइनस 3r इधर बन गया, दोनों जगह हम लोगों को 2q माइनस 3r मिल गया, यानी हम लोगों का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज यहाँ पे सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से हम लोगों का बनेगा, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनेगा। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCD। अब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, जैसे AB बराबर DC हो जाएगा, AD बराबर BC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग PQRS कह रहा था तो हम लोग PQRS भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाम को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं PQ, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का R और यहाँ पे हो जाएगा S। तो PQRS कर दिया तो PQ की वैल्यू हम लोगों को दी है 4x प्लस 1, QR यानी इसकी वैल्यू हम लोगों को दी है 26, RS इसकी वैल्यू हम लोगों को दी है 25 और PS की वैल्यू दी है 3y माइनस 1। तो अब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अभी हम लोगों ने बात की, तो PQ बराबर हो जाएगा RS के। तो PQ की वैल्यू है 4x प्लस 1, RS की है 25, सॉल्व कर लेंगे, 4x प्लस 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस 1 हो जाएगा, 4x बराबर 24 हो जाएगा। तो 4 से 24 को काट देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। x की वैल्यू पता चल गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3y माइनस 1 बराबर 26 हो जाएगा आमने सामने की वैल्यू। तो 3y बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1 यानी 27, तो 3y बराबर हो जाएगा 27, तो y बराबर हो जाएगा 9। अब x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3x प्लस 2y की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू 6, 2 इंटू वाई की वैल्यू 9, तो ये हो गया 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 18 और 18 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो सिंपल सा कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। PQ बराबर हो गया RS और PS बराबर हो गया QR। दोनों को हम लोगों ने बराबर किया, x की वैल्यू निकाल ली और उसी तरीके से 3y माइनस 1 और 26 को बराबर किया तो y की वैल्यू निकाल ली। अब जो इक्वेशन का मान पूछ रहा था उसमें हम लोगों ने पुट कर दिया, हम लोगों को राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या -7/10 और -1/4 के बीच में स्थित है। तो -7/10 का मतलब हो गया 0.7 माइनस, और -1/4 यानी 4 को 1 से भाग करेंगे तो 0.25 आता है, यानी -0.25। अब हमको पता करना है कि -0.7 और -0.25 के बीच में कौन स्थित है। पहला हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं, तो 5/8 माइनस में है, तो इसको हम लोग भाग करेंगे 5 को 8 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा, भाग करके आप लोग देख सकते हैं 0.625। इसी तरीके से दूसरा -2/3, तो 3 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.666 या हम लोग कह सकते हैं 0.667। इसी तरीके से -3/5 को हम लोग भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.6, ये माइनस में रहेगा -0.6। अब हम लोग देखेंगे क्या इसके बीच में आ रहा, तो 0.7 और -0.25 के बीच में, तो पहला -0.625 आ रहा है क्योंकि माइनस में है, -7 के बाद -6 आएगा, -5, -4, -1 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद -0.667 ये भी हम लोगों का आ रहा है, फिर -0.6 ये भी हम लोगों का इसी के बीच में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में हम लोगों को दूसरा तीसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो गया। सबसे आसान है कि दशमलव में चेंज कर लेंगे, दशमलव के बाद में हम लोग देख लेंगे कौन कौन बीच में आ रहा है,
वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 2605 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है तो 4x + 7 का मान क्या होगा। तो 2605 में से हम लोग को पता करना है कौन सी संख्या घटाएंगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो सबसे पहले हम लोग अगर 2605 के आसपास देखेंगे तो 50 का स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे, सिंपल से 5 का स्क्वायर 25, 00 2500, 51 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, 50, 51, 52 जो बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन में। तो 51 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 2601। 52 का स्क्वायर देखेंगे तो 52 का स्क्वायर हम लोगों का होता है 2704। अब हम लोग देखेंगे कौन सा सबसे पास में है। यहाँ पे 2605 है तो 2605 के पास सबसे पास में है 2601, यानी 2605 में से अगर हम लोग 4 को माइनस कर दे तो आ जाएगा 2601, जो कि 51 का स्क्वायर होता है, तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी अब हमें पता चल गया कि हम लोगों को क्या घटाना है, 4 घटाना है। तो 4x + 7 का मान बताना है। तो x की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 × 4 + 7, 4 × 16 + 7, 16 और 7 23, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। तो सिंपल सा, सबसे पहले 50 जो आप आसपास के हैं उनका स्क्वायर देख लेंगे। 50 का 2500, 51 2601, 2605 कह रहा था तो सिंपल सा है कि सबसे पास में हो गया, तो 4 माइनस कर देंगे तो 2601 हो गया, यानी x की वैल्यू हम लोगों को 4 पता चल गई। तो 4x + 7 यानी 4 × 4 + 7, 16 + 7 23 हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 3, यहाँ पे a बराबर 3x² - 8x + 11, b बराबर -2x² + 12x, c की वैल्यू दी है, इसी तरीके से d की वैल्यू दी है। तो कह रहा a + b + c - d बराबर px² + qx + r है। तो p + q + r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 3x² - 8x + 11, a की वैल्यू प्लस b कह रहा है, तो चूंकि माइनस है तो माइनस सबसे पहले 2x² + 12x प्लस c की वैल्यू कह रहा है, यानी c की वैल्यू हमारी हो जाएगी -4x² + 7, फिर कह रहा है -d, तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसमें कर देते हैं, और -d का मतलब हो गया x² - x - 11 बराबर हो जाएगा हमारा px² + qx + r के। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और ये -2x² -4x², या फिर हम लोग इसको जो है पूरा ओपन कर सकते हैं। 3x² - 8x + 11 -2x² + 12x -4x² + 7 -x², अब माइनस माइनस प्लस हो गया x, माइनस माइनस प्लस हो गया x, क्योंकि माइनस जब चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर px² + qx + r। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाले पदों को सॉल्व कर लेंगे। 3x² - 2x² -4x² -x², तो इनको जो हम लोग सॉल्व करेंगे 3 - 2 -4 -x, यानी यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा -4x²। उसके बाद हम लोग x वाले पदों को सॉल्व करेंगे -8x, और उसके बाद में हमारा हो जाएगा +x, और इनको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर +5x। उसके बाद में जो अचर संख्या है उनको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 29 बराबर px² + qx + r। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा px² है यहाँ पे, और यहाँ पे x² यानी p की वैल्यू हो गई हमारी -4। इसी तरीके से qx यानी q की वैल्यू हो गई 5, और अचर पद यानी r की वैल्यू हो गई 29। अब कह रहा है p + q + r की वैल्यू, p + q + r, तो -4 + 5 + 29, तो 29 और 5 34, और 34 में से 4 माइनस हो गया 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो सबसे सिंपल हम लोगों ने सबको लिखा a + b + c - d को सॉल्व किया, x² वाले पदों को एक साथ सॉल्व किया, x वाले को एक साथ और अचर पदों को एक साथ। तो px², तो इधर -4x² था, p की वैल्यू -4, 5x बराबर qx यानी q की वैल्यू 5 हो गई, r की वैल्यू 29 हो गई, p + q + r निकालना था, तो हम सॉल्व किया तो 30 हम लोगों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन मापनों के लिए त्रिभुज ABC की रचना की जा सकती है। पहला हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग को दिया गया है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और कोण ABC बराबर 130, और कोण BAC बराबर 25।
तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, एक कोण हमें 130 दिया है, एक हम लोगों को 25 दिया है, और तीनों कोणों का योगफल हमारा होता है 180। तो हम लोग निकाल सकते हैं 130 को जोड़ेंगे और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 155, और तीनों का 180 होता है, यानी 180 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यानी तीसरा जो कोण है वो भी हमारा 25 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा एक हो गया ABC, दूसरा होगा BAC, तीसरा हो जाएगा हम लोगों को कोण तीसरा कोण हो जाएगा ACB। अब देखिए एक कोण 25 डिग्री और एक कोण 25 डिग्री, यानी दो कोण बराबर है हमारे। तो जब जितने भी कोण बराबर होंगे उतनी भुजाएं हम लोगों की बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक दो कोण हमारे बराबर हैं 25-25, यानी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोण BAC के सामने की भुजा हम लोग निकालेंगे तो B और C हो जाएगी, बीच का हम लोग कोण छोड़ देते हैं, भुजा हम लोगों को पता चल जाती है। कोण यहाँ पे हम लोग इसका निकालेंगे तो CAB के सामने की हम लोग निकालेंगे तो ये हम लोगों की हो जाएगी ACB के सामने की निकालेंगे तो ये A हो गया और ये B हो गया, यानी AB और BC हमारा बराबर होना चाहिए। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या कह रहा है कि AB 5 है, BC 6 है, यानी ये बराबर नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड देखते हैं 3, 4 और 7। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 3 और 4 7 हुआ, 7 और 7 बराबर हो गया, यानी तीसरा भी गलत हो गया। कभी भी त्रिभुज की जो दो भुजाओं का टोटल होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों को AB 8 दिया है, BC 4 दिया है, BCA 90 दिया है, ABC 60 दिया है। तो यहाँ पे भी सेम पहले वाले प्रोसेस करेंगे, BCA बराबर 90, ABC बराबर 60। तीसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा कोण हमारा हो जाएगा, एक बार C हो गया, एक बार B हो गया, अब एक बार A आ जाएगा, CAB बराबर, अब एक 90 है, एक 60 है, या 90 और 60 150 हो, और 150 हो गया, 180 में से 150 घटाएंगे यानी 30 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे ABC, यानी भुजा हो गई AC, तो AC यहाँ से भुजा हो गई हमारी CB, तो AC जो है 60 है, यानी और ये 30 है, यानी दो डबल है, यानी BC से 2 गुना होना चाहिए AC। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे BC हमारा 4 सेंटीमीटर और AC हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी 2 गुना है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सिंपल सा है, जब दो भुजा दी है, तीसरा कोण, दो कोण दिए हैं, तीसरा कोण हम लोग निकाल लेंगे। अगर कोण बराबर आ रहा है तो हमारी भुजा बराबर होनी चाहिए, जैसे कि पहला ऑप्शन में सही नहीं हो रहा था। तीसरा में हम लोगों के दो कोण, मतलब एक कोण दूसरे कोण का आधा आया, तो हमारी भुजा भी एक भुजा दूसरी की आधी है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर का। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे ठोस घनों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने नए छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा। तो सिंपल, इसमें जो है हम लोग सबसे पहले 12 सेंटीमीटर दिया है, हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें से आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रारंभिक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब काटा जाएगा उसके बाद हम लोग निकाल के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। नहीं तो सिंपल हम लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक होती है कि हम लोगों को दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इधर हम लोगों को दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 12 से 4 को भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा इसी तरीके से लगाएंगे, पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हम लोगों का दिसंबर 2024 में जो पेपर 2 यानी जूनियर लेवल का पेपर हुआ था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिकल थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।